Hello guys, welcome back to our channel part 6 Rebirth of So's Beloved Wife. Chapter 26। वो अभी इतने भी क्लोज एनएचआई रहते उस लीडर ने अपने बाकी दोस्तों को देखा और उनसे गुस्से से कहा, लीडर खड़े खड़े क्या देख रहे हो, मारो इस लड़की को आज। अगर मैंने इस लड़की की अकड़ अपने पैरों के नीचे नहीं कुचली ना तुम मुझे रात में नींद नहीं आएगी। इतना बोलते ही वो सब एक साथ माया पर हमला कर देते हैं और कुछ समय बाद सुबह सुबह शांत गली में कई लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और उसी गली के अंदर बिल्कुल कचरे की तरह इधर उधर फेंके हुए 4-5 लड़के गिरे पड़े रहते हैं, कुछ अपना पेट पकड़कर और कुछ अपने दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर इधर उधर तड़प तड़प कर आहा आहा चिल्ला रहे होते हैं। और वहीं पर वो पीले दांत वाला लड़का जो पहले माया को धमकी दे रहा था जमीन पर पड़ा रहता है और उसके सीने पर इस समय छोटा सा लाल रंग के जूते वाला पैर रहता है। माया उस लड़के के सीने पर अपने पैर को रखकर एक प्यारी सी स्माइल के साथ देख ली होती है, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी और उसकी नजर एक उत्तर महसूस करके उस लड़के को लगता है जैसे वो इस समय किसी फ्रीजर में है। उसका चेहरा बुरी तरह से लाल हो चुका रहता है और कई जगह सूजन रहती है। इसकी वजह माया के 10-15 थप्पड़ रहते हैं जो अभी कुछ समय पहले उसने उस लड़के को जड़े रहते हैं। वो लड़का अपने दोनों हाथ जोड़कर माया को देखते हुए कहता है, लीडर मैडम प्लीज मुझे छोड़ दो। उसके बाद सुनकर माया के चेहरे की स्माइल और भी प्यारी और इनोसेंट हो जाती, लेकिन पता नहीं क्यों पिटने के बाद उस लड़के को माया की स्माइल बिल्कुल भी प्यारी और इनोसेंट नहीं लगती। लड़का सोचता है, लीडर सोचते हुए, हे भगवान ये लड़की सच में परी के शक्ल में राक्षसी है। इतना मारा मार मार के पता नहीं कहाँ था क्या क्या सुझा दिया, ऊपर से सिर्फ मुझे ही चेहरे पर मारा है, बाकी सबके या तो पेट पर नहीं तो पीठ पर नहीं तो पैर पर मारा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे चेहरे से, पक्का मेरी सुंदरता से जलन होती है इस लड़की को। हाय मेरा चेहरा। उन सब लड़कों के मन में इस समय यही बात चल रही होती है कि कभी कभार ज्यादा सिंपल और प्यारे दिखने वाले लोग ही सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। और ऐसा इसलिए था क्योंकि माया ने उन लोगों को बड़ी फुर्सत से पीटा था। हर मारते समय माया जहां जहां मार रही थी वहां उन लोगों को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा, ऐसा लग रहा था जैसे माया ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर से बहुत ही अच्छे से वाकिफ है, तभी वो हर सेंसिटिव पॉइंट मारती है जहां पर बहुत ज्यादा दर्द हो लेकिन चोट के निशान ना मौजूद हो। अगर लीडर की शक्ल को छोड़ दे तो उनके शरीर पर ऐसा कोई भी निशान नहीं दिखेगा जिससे ऐसा लगे क्यों नहीं पीटा गया हो। और यही चीज चीजों में और भी ज्यादा दर्द दे रही थी क्योंकि इतना ज्यादा पिटने के बाद भी किसी को नहीं लगेगा कि वो लोग पीटे होंगे। माया अभी भी उस लीडर के सीने पर पैर रखकर खड़ी रहती है और कहती है, माया मेरी बात ध्यान से अपने दिमाग में घुसा लो, तुम्हें अर्जुन से कोसों दूर रहना। अर्जुन के साथ तुम्हारे बॉस को जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसे भूल जाने को कहो, नहीं तो अगली बार इससे बुरी हालत में जमीन पर पड़े रहोगे, समझ में आया ना तुम्हें। वो लीडर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहता है, लीडर हाँ मैडम जैसा आप कहें वैसा ही होगा। इतना सुनने के बाद ही प्रिया उसके सीने पर से अपना पैर हटाती है, अपने कपड़े झाड़ते हुए कहती है, माया अच्छा हुआ जल्दी समझ गए, मैं तो खाम मेरा और टाइम वेस्ट हो जाता। उसकी बात सुनकर उन सब लड़कों का मन में यही बात रहती है, मतलब हम लोगों को मारकर अगर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा था तो इतना मारा ही क्यों। उसके बाद माया घूमकर अपने साइकिल की तरफ जाती है और उस पर बैठकर साइकिल चलाकर वहां से चली जाती है। वो सारे लड़के उसे ज्यादा देखकर चैन की सांस लेते हैं। उनमें से एक लड़का अपना पेट पकड़कर लीडर से पूछते हुए कहता है, लड़का अब हम लोग क्या करें, बॉस को क्या जवाब देंगे, अर्जुन को क्यों नहीं पीटा। उनका लीडर किसी और का सहारा लेते हुए खड़ा होता है और अपने गाल पकड़ते हुए कहता है, लीडर अभी इतना मार खाकर उठे हो, तुमको संतोष नहीं है, पहले अपने जख्मों पर मलहम लगा लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि दूसरों को क्या कहना है और क्या नहीं। वैसे भी ऐसी हालत में कर अर्जुन के सामने गए ना तो वो भी कहीं बहती गंगा में अपना हाथ में साफ करें। उनके लीडर की बात सुनकर बहुत सारे लड़के अपना सर हाँ में हिलाते हैं। मुझे पता था कि अर्जुन कितना खतरनाक, इसीलिए तो बोलो 4-5 के झुंड में आए थे, लेकिन अगर वो अब इस हालत में अगर अर्जुन के सामने गए ना तो फिर उस लड़की ने तो मारा तो खाली दर्द हो रहा है, अर्जुन मारेगा तो हड्डियां तोड़ देगा। इसीलिए वो लोग एक दूसरे का सहारा लेते हुए वहां से धीरे धीरे चलते हुए जाने लगते हैं, लेकिन उनकी नजर काली जैकेट पहने और अपने कानों में ईयरफोन लगाए उस हैंडसम लड़के पर नहीं पड़ती जो अभी बस उनके बगल से होकर गुजरा था। अर्जुन उन लोगों पर एक उड़ती उड़ती नजर डालता है, फिर साइड से बिना कुछ बोले बिना ज्यादा देखे इग्नोर करते हुए निकल जाता है। माया की साइकिल चलाते हुए आराम से बेकई तक जाती है, साइकिल पार्क करती है और फिर उसके अंदर जाकर 2 मिल्क टी और क्रीम ब्रेड लेकर बाहर आती है, उसे अपनी साइकिल की बास्केट में रखती है। उसके बाद कॉलेज के लिए रवाना हो जाती है। कॉलेज पहुंचकर माया अपनी साइकिल को पार्क करती है और खाने की प्लास्टिक को उठाकर अंदर जाने लगती है। इस समय उसे वहां पर मौजूद लड़का लड़की सबकी नजर खुद पर महसूस होती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब आदत हो चुकी थी उसे ऐसी नजरों की।
वहां पर मौजूद सब लोग माया को इसलिए पलट पलट कर देख रहे होते हैं क्योंकि माया सबसे अलग रहती है। ज्यादातर लड़कियां फैशनेबल कपड़े पहने सुंदर दिखने की कोशिश करती है, लेकिन ये लड़की बिल्कुल सिंपल कपड़े लेकिन फिर भी सबसे अलग इतनी प्यारी लग रही होती है। मैंने दुनिया की सारी तकलीफ, परेशानियां और लोगों के काले दिलों से इसका भी सामना ना हुआ हो। माया कॉलेज के अंदर जा रही होती है और इधर उधर बार बार देख रही होती है ताकि अगर अर्जुन आया हो तो उसे दिख जाए। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ रही होती है लेकिन तभी किसी की टक्कर की वजह से उसके हाथ में उसकी साइकिल की चाबी रहती नीचे गिर जाती है। वो चाबी उठाती है तभी उसकी की नजर गेट पर पहुंची है जहां पर काले रंग की जैकेट और जीन्स में एक लड़का अंदर जा रहा होता है। माया उस लड़के को फिर से पहचान लेती है, भागते हुए लड़की के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और एक बड़ी प्यारी स्माइल के साथ कहती है, माया, गुड मॉर्निंग अर्जुन। अर्जुन अचानक से उस लड़की को देखकर हैरान रह जाता है और फिर उसकी प्यारी स्माइल उसे इस समय काफी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग दे रही होती है क्योंकि माया जब भी उससे मिलती है तब उसे ऐसे ही प्यारी स्माइल पास करती है, पर पता नहीं क्यों यह उसे ठीक नहीं लगता। आखिर वो लोग अभी इतने भी क्लोज नहीं रहते। चैप्टर 27 ब्लैक मार्केट का काम। अर्जुन अपने सामने माया तो इस तरह से स्माइल करता खड़ा देखकर समझ नहीं पाता कि वो क्या करे, इसलिए बस हल्का सा सर हिलाता है और अंदर कॉलेज में जाने लगता है। लेकिन माया उसका पीछा छोड़ने का वाली थी, इसीलिए तो एक बार फिर उसके रास्ते में आकर कहती है, अर्जुन मैंने ना ब्रेकफास्ट खरीदा है, मुझे पता है आपने भी नहीं किया होगा, इसीलिए आप ले लीजिए और इसे खा लीजिएगा। इतना कहकर माया अर्जुन की तरह खाने वाली प्लास्टिक बढ़ा देती है। अर्जुन एक बार उस प्लास्टिक को देखता है, फिर माया को देखता है और झटके से कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन की बात है क्या आगे बढ़ने लगता है, लेकिन माया भी उसके पीछे पीछे जैसे किसी कुत्ते के पीछे उसकी दुम हो। बिल्कुल इसी तरह से अर्जुन के पीछे अपने हाथ में प्लास्टिक लिए बोलते हुए चल रहे होते हैं, अर्जुन प्लीज ब्रेकफास्ट ले लीजिए, मैंने कितने प्यार से आपके लिए खरीदा है, प्लीज। पता है मुझे तो ये भी नहीं पता था आपको क्या अच्छा लगता है, इसलिए जो मुझे अच्छा लगा वही मैं लेकर आ गई, प्लीज ले लीजिए ना। जितना जितना माया उससे ब्रेकफास्ट लेने की जिद कर रही थी, अर्जुन के पैर इतनी तेज चल रहे थे, ना चाहते हुए भी आसपास के लोगों की नजर उन पर पड़ी जा रही थी। लोग उन दोनों के साथ देखकर कई तरह की बातें बना रहे थे। अरे वो तो हमारी कॉलेज का सुपरस्टार अर्जुन है ना, लेकिन उसके पीछे लड़की कौन है, मैं पिछले 10 मिनट से देख रहा हूँ लड़की अर्जुन के पीछे पीछे उसे कुछ लेने के लिए कह रही है। हाँ, ब्रेकफास्ट लेने के लिए कह रही है शायद से। सुपरस्टार कहेगा, सुपरस्टार शक्ल अच्छी होने से और अगर एग्जाम में नंबर आने से कोई इंसान सुपरस्टार बन जाता है तो बात ही क्या थी। जिस इंसान का कोई नाम नहीं, कोई परिवार नहीं, वो कैसा सुपरस्टार। सच में आए दिन किसी न किसी से लड़ता रहता है, कोई ना कोई आकर टीचर को कंप्लेंट कर ही देता है। वो तो इसकी मार्क्स इतने अच्छे आते हैं, इसीलिए ऐसी घटिया रेप्यूटेशन होने के बाद भी इसे यहाँ रखा गया है। और जहां तक बात नहीं उस लड़की की, तो अच्छी शक्ल वाले बंधुओं के आगे पीछे लड़कियां मधुमक्खी की तरह बीन बीन करती है। कितनी आई कितनी गई, थोड़े दिन में ये भी चली जाएगी। इतनी सारी बातें अर्जुन के कानों में पड़ रही थी। वैसे तो उसे इन बातों की आदत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अर्जुन हमेशा इन बातों को सुनने से बचता था और इसीलिए नहीं चाहता था कि माया उसके आगे पीछे घूमे, और अब आगे और नहीं सुनना चाहता था, इसलिए वो एक झटके से रुक जाता है। फिर घूमकर माया के सामने खड़े होकर उससे बिल्कुल धीमी आवाज में सपाट लहजे में बात करता है, तुम्हारा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपने आगे पीछे किसी का भी घूमना पसंद नहीं है, और जिन्हें मैं ठीक से जानता नहीं उनसे मुझे बात करना भी पसंद नहीं, इसीलिए तुम मुझे परेशान नहीं करोगी, मेरे आगे पीछे भी नहीं घूमोगी, समझ में आया। इतना कहकर अर्जुन अपनी एक उंगली से माया के सिर पर हल्का सा प्रेस करता है। अर्जुन की जगह अगर दूसरा कोई और बंदा होता तो अब तक माया ने उसकी उंगलियां तोड़ दी होती, लेकिन ये तो अर्जुन था, इसीलिए माया उसे कुछ नहीं कहती, बस हल्का सा सिर हिलाकर ये कहती है कि उस समझ में आया, और फिर अपने हाथ में मौजूद प्लास्टिक थोड़ा ऊपर उठाकर अर्जुन के सामने ही लाती है। अर्जुन उसके माथे पर पड़े उस रेड डॉट को देख रहा होता है, जो कि उसके सिर्फ हल्के से छूने के कारण पड़ गया होता है, वहां पर पड़ गया होता है, और फिर चीखते हुए उसके हाथ से प्लास्टिक लेकर अंदर चला जाता है। अरे अपने मन में सोचता है, ऐसी लड़की जिससे छू देने से निशान पड़ जाए, जो बिल्कुल कांच की गुड़िया की तरह हो, उसके और तेरे बीच में जमीन आसमान का फर्क है। अर्जुन माया अर्जुन को जाते हुए देख रही होती है, उसकी भी यह सारी बातें सुनी होती है जो अब तक इन लोगों ने अर्जुन को कही होती है, और उसने आते आते उन दो लड़कों की शक्ल याद कर ली होती है। और आज अर्जुन को इस तरह के कड़वे ताने मारने के लिए माया डिसाइड करती है कि इन लड़कों को मार मार कर इनका भरता बना देंगी है। लेकिन अगर माया किसी भी तरह से अर्जुन के मन की बात सुनती तो शायद अर्जुन को अपना ऑडियंस बनाकर इन लड़कों को मारती। बिजनेस मैनेजमेंट क्लास 2। अर्जुन अपने हाथ में उस व्हाइट कलर की प्लास्टिक खोलिए क्लासरूम में जाता है और सीधा जाकर लास्ट बेंच पर बैठ जाता है और अपना बैग और उस प्लास्टिक को दोनों को ही डेस्क के ऊपर रख देता है। उसके बगल वाली सीट पर अपना सर कुर्सी से टिकाकर और मुंह
खोले सो रहे हैं अमित पर अर्जुन बिल्कुल ध्यान नहीं देता, लेकिन अर्जुन के बार बार अपने सामान निकालने और अंदर रखने के कारण अमित की नींद खुल जाती है और वो उसी तरह खुले हुए मुंह के साथ आज अर्जुन देखता है। फिर मुंह बंद करके अपने हाथों से ब्रेकफास्ट वाली प्लास्टिक के अंदर डालता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, वाह क्या बात है, कॉलेज हंक होने के लिए अपने फायदे होते हैं। फ्री में जनाब आपको ब्रेकफास्ट मिल जा रहा है और एक हम है जिसे तो कोई भाव ही नहीं देता है। जिसके बाद अमित बिना अर्जुन से पूछे प्लास्टिक को खोलकर चेक करने लगता है और कहता है, अरे बाप रे, किसने दिया है भाई, क्वांटिटी का और कैलोरी का कितना अच्छा ध्यान रखा है। सैंडविच, क्रीम ब्रेड और दूध अच्छा है। और फिर अंदर के सैंडविच में से एक सैंडविच निकालकर खाने लगता है। वैसे तो अमित ने कहने को कह दिया, लेकिन अमित खुद भी एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़का है, लेकिन वो भी अर्जुन की तरह एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन उसके अपने पापा के साथ बनती नहीं है, इसीलिए ज्यादा टाइम घर नहीं जाता और अपने अपार्टमेंट में ही रहता है, वरना पूरा टाइम अर्जुन के आगे पीछे उसका राइट हैंड बनकर रहता है। अमित अपने मुंह में अभी भी सैंडविच खाते हुए कहता है, अच्छा बताना किसने दिया तेरे को यह। उसकी बात सुनकर अर्जुन अपनी कॉपी में लिखना बंद करता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुझे क्या तू खाना चुपचाप। अमित फिर भी पूछते हुए कहता है, बोलना यार बोलना है, ऐसी कौन सी नूरपरी आ गई उसके बारे में तुम मुझे नहीं बता रहा, या फिर कहीं तो उसको पसंद तो नहीं। लेकिन उसके बाद बीच में रुक जाती, क्योंकि आज उसके मुंह में एक और सैंडविच ठोस देता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। अब तक बेचारे अमित का भी मुंह खाली हो जाता है और वो पानी पीने के बाद कहता है, भाई नहीं बताना है मत बता, अगली बार से ऐसा ना करियो, नहीं तो खाते खाते टपक जाऊंगा। अभी शादी भी नहीं हुई है, जीवन में कई सारे मजे लेने बाकी है और फिर मेरे बाप की 500 करोड़ की ज्यादा लावारिस पड़ी रह जाएगी अगर मुझे कुछ हो गया था, इसलिए मेरी 500 करोड़ की कीमत का कुछ लिहाज रखो। अच्छा वो सब छोड़ो, इतना कहकर अमित उस प्लास्टिक में से एक दूध का कैन बाहर निकालता है और अर्जुन को देते हुए कहता है, खा लो, मेरा मतलब है पी लो, इतने प्यार से दिया है, इस तरह से वेस्ट मत करो। अर्जुन भी मना करता है, इससे पहले ही माया के चेहरे को याद करके उस दूध के कैन को ले लेता है और उसमें से एक घूंट पीते हुए कहता है, मेरे लिए एक नई बार में काम धूम ड्रिंक्स बनाना, गाना गाना और कैटरिंग सब कुछ चलेगा। अर्जुन की बात सुनकर अमित को अर्जुन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अर्जुन और अमित एक दूसरे को बचपन से जानते थे, एक दूसरे के पेरेंट्स के आपस में मिलने जुलने के कारण दोनों की दोस्ती हुई थी। आखिर में दोनों ने ही अपने माँ बाप से दूर रहने लगे, लेकिन अमित को पता था कि उसने तो बस सिर्फ अपने पापा से झगड़ा किया था, इसीलिए घर नहीं जाता था। उसकी माँ के मर जाने के बाद वैसे भी उसके पापा का पूरा फोकस सिर्फ बिजनेस पर रहता था। हाँ, उसे इस बात की खुशी थी कि अर्जुन के पापा की तरह उसके पापा कोई दूसरा बेटा जो कि उससे भी उम्र में बड़ा है नहीं है, और नहीं कोई सौतेली माँ, बस थोड़े से गुस्सैल पापा हैं जिन्हें बस पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई ही सोचता रहता है। लेकिन अर्जुन की तो पूरी लाइफ ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। उसकी माँ बीमार, उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली, अचानक से सौतेला भाई वो भी उम्र में बड़ा और जान पर खतरा। फिर इतना बड़ा घर होने के बाद, इतने बड़े अंपायर का वारिस होने के बाद भी एक क्लब में काम करने के लिए अर्जुन के हालात में से मजबूर कर दिया था। आज से 8 साल पहले जो अर्जुन ओबरॉय पैलेस में राजकुमार की तरह रहता था, आज वही अर्जुन एक घमंडी परिवार में स्टोर रूम जैसे रूम में रहने को मजबूर था। अमित के मन में काफी समय से यह बात चल रही थी। फाइनली थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर अमित कहता है, अर्जुन ब्लैक मार्केट में काम है, अगर हमने कर दिया तो हमें 50 लाख रुपए मिलेंगे, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्या कहते हो, करना चाहिए। चैप्टर 28 कॉलेज में लाश कहानी में आगे ये होता है। अमित की बात सुनकर अर्जुन उसकी तरफ देखता है और अपनी आंखों से आगे बोलने का इशारा करता है। उसका इशारा समझकर अमित आगे बोलते हुए कहता है, देख भाई, हमें जो भी प्रॉफिट होगा उसको मैं 30-70 में बांट लेंगे और फिर यह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। उसकी बात पर अर्जुन अपना सर हल्के से हिलाते हुए एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहता है, तुझे क्या लगता है अगर हमने ये काम एक्सेप्ट किया तो अगला काम नहीं करेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। एक बार इस दलदल में गिरने के बाद लालच का कीड़ा हमें खा जाएगा और मैं मारामारी कर सकता हूँ, बार में डांस कर सकता हूँ, दूसरी लोगों के ताने सुन सकता हूँ, लेकिन किसी को मार नहीं सकता, कम से कम तब तक नहीं जब तक वो इंसान मुझसे आकर ना भिड़े। इसीलिए अभी के लिए मुझे बस अपना कॉलेज का यह एग्जाम बहुत ही अच्छे से क्लियर करना है और एग्जाम के बाद देखेंगे कि हम लोग ब्लॉक मार्केट का काम एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं। अभी के लिए तो तू बस एक बार की नौकरी खोज। उसकी बात सुनकर अमित हल्का सा सर हिलाता है और फिर कहता है, हाँ भाई, तुम ठहरे क्लास के टॉपर और एक मैं जिसे ये तक पता नहीं रहता उसके बैग में कौन कौन सी बुक्स है, इसीलिए मैंने समझ सकता तुम्हारी बातें। जिसके बाद अपने बैग को अपने डेस्क के ऊपर रखकर उसके ऊपर सर रखकर अमित सो जाता है और अर्जुन अपने सामने रखे उस ब्रेकफास्ट वाली प्लास्टिक को देखने लगता है। आज उस काम जिसमें पहाड़ी अनाथ आश्रम
की जमीन की नकली ई पेपर निकलवाने थे ताकि वहां पर एक 5 स्टार रिजॉर्ट बन सके। इस काम की न्यूज उसे अमित से पहले मिल गई थी, लेकिन फिर भी जब उसने इसके बारे में पढ़ा तब पता नहीं क्यों उसके दिमाग में उस नासमझ लड़की का चेहरा घूम गया, जिसके एक नहीं पता नहीं कितने चेहरे हैं, लेकिन सिर्फ उसके सामने शायद उस लड़की की मुस्कान है असली लगती है या शायद नहीं। इसके बाद अर्जुन माया के बारे में सोचना बंद करके उस जगह को साफ करके अपनी किताब निकालकर क्वेश्चन सॉल्व करने लगता है। माया इस समय प्रोफेसर सृष्टि के ऑफिस में डेस्क के सामने खड़ी थी और ऑफिस को गौर से देख रही थी। ऑफिस काफी सिंपल था, लेकिन इसकी डेकोरेशन काफी प्रोफेशनल थी। सामने वाली बोल के ऊपर बेस्ट टीचर अवार्ड और उसके साथ साथ पिछले 5 साल से लगातार बेस्ट क्लास ऑफ द ईयर का अवार्ड एक एक करके दीवार पर सजाया गया था। उसी दीवार के ठीक बगल में बहुत मीडियम साइज का बुक केस रखा था, जिसके अंदर इंडियन मेडिकल हिस्ट्री, ह्यूमन बॉडी, नर्व सिस्टम और आयुर्वेदिक मेडिसिन 5 कॉलम में कम से कम 10 बुक्स डिवाइडेड थी, जिनमें से कई सारे बुक माया पहचान पा रहे थे क्योंकि इनमें से ज्यादातर बुक उसके नाना जी ने लिखी हुई थी। कितनी तो ऐसी थी जिसमें उसने खुद कई सारे कॉलम सेट किए थे। उसके बाद माया प्रोफेसर सिस्टर को देखती है, लगभग 28 साल की उम्र, चेहरे पर मोटा काला चश्मा, बालों को इतनी अच्छी तरह से बांधा हुआ था एक भी बाल बाहर नहीं निकला था, और बिल्कुल अच्छी तरह से आयरन किया हुआ फ्रिज ब्लैक सूट पहने प्रोफेसर सृष्टि इस समय उसकी प्रोफाइल चेक कर रही होती है। फाइल को बंद करते हुए सर अपने सामने खड़ी लड़की को देखती है और बिल्कुल कड़क आवाज में कहती है, तुम्हें क्लास और कॉलेज के सारे रूल्स ईमेल कर दिए गए हैं, तुम्हें मिल गए। उसके बाद सुनकर माया अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, यस मैम मिल गए। उसकी आवाज, जो कि उसकी मासूमियत साफ साफ दिखा रही थी, लेकिन फिर भी प्रोफेसर सृष्टि के सख्त एक्सप्रेशंस पर कोई असर नहीं पड़ता और वो कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पहले कितने मार्क्स आए, क्योंकि वो हम लोग आगे चलकर ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम कॉलेज के रूल्स और नियम तोड़ोगी तो पहली 2 वार्निंग के बाद तुम्हें इस कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया जाएगा। क्योंकि जैसा कि तुम देख सकती हो पिछले 5 साल से मेरी क्लास बेस्ट क्लास रही है, फिर चाहे वो डिसिप्लिन हो या फिर स्टडीज। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। उनकी बात सुनकर माया अपना सर हाँ में हिला देती है। उसे इस कॉलेज के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बहुत अच्छे से पता था, यही रीजन था जिस वजह से कॉलेज के रिजल्ट हमेशा शहर में बेस्ट आते हैं। माया को इतनी आसानी से सारी बातें मानता हुआ देखकर प्रोफेसर के चेहरे पर नरमी आ जाती है और वह एक क्लास पास माया को देते हुए कहती है, चलो अच्छी बात है, ये लो, ये हमारी क्लास का पास है, इसके इस्तेमाल से तुम लाइब्रेरी, कैंटीन जैसी जगहों पर फ्री आना जाना कर सकती हो। इसके बाद वह अपनी हाथ की घड़ी को देखती है और फिर कहती है, हाँ चलो क्लास में चलते हैं, और इसी के साथ कई सारी बुक्स उठाकर अपने हाथ में लेती है और आगे आगे चलने लगते हैं। माया भी उन्हें फॉलो करने लगती है। माया अपने मन में सोचती है, जल्दी से जल्दी इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर अकाउंट डिपार्टमेंट में जाकर अर्जुन को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो यह इंसान फिर से कहीं गायब हो जाएगा। लेकिन अचानक चलते चलते रुक जाती है, पता नहीं क्यों, लेकिन अपने आसपास मौत का ऑरा महसूस होने लगता है। ना कि लोगों को नहीं पता, लेकिन माया के पास साइकोलॉजिकल पावर है, जिनका इस्तेमाल करके माया किसी की भी खून की मदद से उसका भविष्य देख सकती है। यहां तक कि अगर माया किसी इंसान की आंखों में एक नर से ज्यादा समय तक देखे तो उसके मन में चल रही बातें भी माया को पता चल सकती हैं। वैसे तो आजकल के लोगों को हाथों की लकीरों पर यकीन नहीं है, लेकिन माया की नानी जी इस टेक्निक में एक एक्सपर्ट है। कई सारी पुरानी किताबों में इसका जिक्र है। वैसे ही है, अपनी शक्ति और अपनी नानी जी की सिखाए गए कुछ चीजों को मिलाकर माया लोगों का भविष्य बड़ी आसानी से देख सकती है और किसी भी इंसान के आसपास का ऑरा महसूस कर सकती है। इस समय उसे जो महसूस हुआ वैसा ऑरा सिर्फ एक लाश आसपास रहता है, लेकिन कॉलेज में ऐसा कैसे है। चैप्टर 29 सीधा डस्टबिन। माया इस समय प्रोफेसर के साथ अपनी क्लास की तरफ जा रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे यहाँ पर अपने आसपास कहीं डेथ ऑरा महसूस हो रहा था, और यह कहाँ से आ रहा था इस बात का पता लगा नहीं पा रही थी। उसे बस इतना पता था कि जैसे जैसे वो लोग क्लास की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे यह ऑरा और भी मजबूत हो रहा था। तभी उसके सामने चल रही प्रोफेसर सृष्टि रुक जाती है और किसी को विश करती है। जब माया उस इंसान को देखती है तब उसे उस इंसान के आसपास काला धुंधला धुआं दिखाई देता है, जो कि किसी आम इंसान की आंखों को दिखाई नहीं दे सकता। लेकिन माया जिसके पास ऐसी शक्तियां हैं और जिसका पुनर्जन्म हुआ है, उसकी सेंसिटिविटी वैसे ही आम लोगों की सेंसिटिविटी से कई गुना ज्यादा होती है, इसीलिए तो उस चीज को साफ साफ देख भी पा रही थी और महसूस भी कर पा रही थी। माया अभी अपने सामने खड़े इंसान को देखे रही होती है कि तभी प्रोफेसर सृष्टि की आवाज उसके कानों में पड़ती है, जो कि अपने सामने वाले प्रोफेसर से पूछती है, अरे प्रोफेसर वेदांत, वैसे आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं। माया अपने सामने खड़े प्रोफेसर वेदांत को ऊपर
से नीचे तक देखती है। वैसे तो उनके चेहरे पर बड़ी प्यारी स्माइल रहते हैं और लाइव ब्लू कलर के कोट और व्हाइट कलर के शर्ट के साथ वो काफी हैंडसम रहते हैं। एक तरह से कहा जाए तो प्रोफेसर वेदांत मर्दों की उस कैटेगरी में आते हैं जिन्हें लड़की पसंद करती है, फिर वो चाहे उनके हैंडसम होने के कारण हो या फिर हमेशा मुस्कुराते हुए बात करने के कारण हो, लेकिन ऐसे लड़कों को हर लड़की पसंद करती है। इसीलिए तो हमेशा स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशंस के साथ रहने वाली प्रोफेसर सृष्टि भी मुस्कुराते हुए उनसे बात कर रही थी। प्रोफेसर सृष्टि के सवालों का जवाब देते हुए प्रोफेसर वेदांत कहते हैं, मैम आप नहीं जानती, हम जैसे लिटरेचर के प्रोफेसर को भी लेक्चर तो देने ही पड़ते हैं। दरअसल कुछ स्टूडेंट्स को होने वाले पोएट्री कॉन्टेस्ट के लिए कुछ पूछना था, इसीलिए आया हूँ। फिर उनकी नजर में आया पर पड़ती है और उनकी आंखें अचानक से चमक उठती है, लेकिन फिर वह चमक अपने आप गायब हो जाती है और वह बिल्कुल नॉर्मली प्रोफेसर सृष्टि से पूछते हैं, नहीं आपके पीछे वह कौन है? उनकी बात सुनकर प्रोफेसर सृष्टि को याद आता है उसी तरह के मुस्कान के साथ वेदांत जी से कहती है, न्यू स्टूडेंट है माया, मैं बस अभी इसे क्लास ही दिखाने ले जा रही थी, वैसे क्लास का टाइम हो गया है तो हम लोग चलते हैं। इतना कहकर प्रोफेसर सृष्टि माया को चलने का इशारा करती है, फिर आगे आगे चलने लगती है। माया भी उनके पीछे पीछे चलने लगती है, लेकिन उसे अपने ऊपर प्रोफेसर में वेदांत की नज़र साफ साफ महसूस हो रही होती है। माया अपने मन में ही तय कर लेती है कि इस आदमी की असलियत का पता लगाना होगा, क्योंकि इस तरह का डेथ वाला और जिंदा लोगों के पास तभी होता है जब उनका मरे हुए इंसान के साथ काफी ज्यादा कांटेक्ट हो। लेकिन लिटरेचर के प्रोफेसर का लाश के साथ क्या कनेक्शन है? कुछ तो गड़बड़ है। फिलहाल प्रोफेसर वेदांत के बारे में पता करने की बात को याद रखकर माया क्लासरूम की तरफ जाने लगती है। बायोलॉजी डिपार्टमेंट ईयर 1 क्लासरूम में इस समय सेल्फ स्टडी का पीरियड चल रहा होता है। ज्यादातर बच्चे आपस में बातें कर रहे होते। डिसिप्लिन मॉनिटर अपनी ड्यूटी कर रही होती है, उन्हें शांति से अपना अपना काम करने को कह रही होती है। तभी उसे दूर से प्रोफेसर सृष्टि आती हुई दिखाई देती है और वह अपनी आवाज कम कर पूरी क्लास से कहती है, अरे वो खुसट बुढ़िया आ गई। उसकी बात सुनकर पूरी क्लास एकदम शांत हो जाती है और अपनी अपनी सीट पर बैठकर अपनी बुक्स निकालकर पढ़ने लगती है। प्रोफेसर सृष्टि क्लास में आती है और क्लास को एकदम शांत देखकर सेटिस्फेक्शन के साथ अपना सर हिलाती है और फिर क्लास में मौजूद एक छोटी सी स्टेज पर चढ़कर क्लास की तरफ देखती है और सब बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी क्लास इस समय माया को देख रही होती है। रेड कलर की जैकेट में माया की गोरी चमड़ी और भी ज्यादा चमक रही होती है। उसके काले बाल एक स्ट्रॉबेरी रंग के रबड़ बैंड में बंधे रहते हैं जो उसके चलने से इधर इधर हिल रहे होते हैं। उसके चेहरे के फीचर्स इतनी अच्छी तरह से तराशे गए होते हैं मानो जैसे कोई कांच की गुड़िया। उस लड़की को देखकर वहां मौजूद सभी लड़कों के मन में एक ही बात आती है, ब्यूटीफुल स्ट्रॉबेरी कॉटन कैंडी। और कई लड़कियां ना चाहते हुए भी माया की खूबसूरती से जलकर से पहले से ही गुस्से भरी नजरों से देख रही होती है। प्रोफेसर सृष्टि उन लोगों को देखकर कहती है, स्टूडेंट्स यह एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है जो कि आज से हमारे कॉलेज में पढ़ेगी। इसका नाम माया अवस्थी है। टीचर की बात सुनकर माया सब को हेलो कहते हैं। उसके इतना कहते ही कई लड़के तालियां बजाते हैं। माया को इन सब की पहले से ही उम्मीद थी, इसीलिए ना तो से लड़कों के उसे अटेंशन देने से ज्यादा फर्क पड़ रहा था, नहीं लड़कियों की जलती नजरों से। टीचर माया से कहती है, माया तुम्हें जो सीट खाली दिखे तुम उस पर जाकर बैठ सकती हो। माया अपना सिर हिलाकर स्टेज पर से नीचे उतर जाती है और तीसरी रो में मौजूद खिड़की के पास वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसे वहां बैठता देखकर सारे के सारे स्टूडेंट सोचने लगते हैं, कॉटन कैंडी तुम्हें वही जगह से बैठने के लिए मिली थी। अरे वो हमारे क्लास के गुंडे की सीट। वैसे तो छोटे महाराज हफ्ते में 1-2 बार ही दर्शन देते हैं, लेकिन सफाई के बहुत बड़े प्रेमी हैं और अगर कोई उनकी सीट पर बैठ जाए फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का उसकी अच्छे से लगा देते हैं। माया सबके मन में चल रही है बातों से अनजान आराम से खिड़की के सामने आकर बैठ जाती है और अपने बैग में से एक टेक्स्ट बुक निकालकर अपने सामने रख लेती है। तभी उसे महसूस होता है जैसे कोई अपनी उंगली से उसकी पीठ पर लाइटली प्रेस कर रहा है। माया पीछे घूमकर देखती है, उसके सामने एक छोटे बालों वाली ब्लैक कलर की टी शर्ट और चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल लिए वो लड़की उसे एक चिट देती है। माया अपने सामने मौजूद लड़के को ध्यान से देखती है जिसके आसपास उसे काफी फ्रेंडली वाइब महसूस हो रही होती है, इसीलिए माया मुस्कुराते हुए उसके हाथ से वो चिट ले लेती है जिसके अंदर लिखा रहता है, तुम इस समय जिस सीट पर बैठी हो वो हमारे क्लास बुली की सीट है, जिसे अपनी सीट पर किसी और को बैठा देखकर बहुत गुस्सा आएगा और वो चाहे कोई भी हो लड़की या लड़का उसे छोड़ता नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें ये फ्रेंडली रिमाइंडर दे रही हूँ। कांची। इसे पढ़कर माया उस क्लास बुली के बारे में ज्यादा नहीं सोचती है, क्योंकि ऐसे किसी भी बंदे से वो चुटकियों में निपट सकती है, लेकिन नए दोस्त बनाने में क्या जाता है। इसीलिए माया उस पेपर को पलटकर उसके पीछे थैंक यू लिखकर उस लड़की को वापस कर देती है। आधे घंटे के अंदर बेल बज जाती है और क्योंकि प्रोफेसर सृष्टि को अपने लेक्चर ज्यादा देर तक खींचने की आदत नहीं थी, इसीलिए वो तुरंत अपनी टेक्स्ट बुक लेकर के बाहर चले जाती है। माया के पीछे बैठी कांची उठकर उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, तो कॉटन कैंडी माया। उसके बात सुनकर माया हंसते हुए पूछती है, कॉटन कैंडी?
तभी और दो लड़की वहां पर आती है। कांची की जगह जवाब देते हुए कहती है, बिल्कुल कॉटन कैंडी तुम्हारा नया नाम है जो पूरी क्लास को पता है क्योंकि तुम बिल्कुल कॉटन कैंडी की तरह दिखती हो। वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, मेरा नाम विधि है। और दूसरी लड़की की तरफ इशारा करते हुए, इसका नाम दिव्या है, हम दोनों को तुम्हारा दोस्त बनना है। माया अपने सामने खड़ी दोनों लड़कियों को ध्यान से देखती है। उन दोनों के पास से उसे किसी भी तरह की कोई भी बुरी वाइब फील नहीं हो रही होती है। विधि बाकी लड़कियों से अलग काफी कॉन्फिडेंट और जल्दी गुस्सा हो जाने वाली लड़की है, लेकिन फिर भी दिखने में बहुत सुंदर है। वहीं दूसरी तरफ दिव्या को देखकर पता चलता है कि वो उन जल्दी से किसी से भी बात करने में डरने वाले लोगों में से है। और वही उन दोनों से अलग कांची छोटे छोटे बालों के साथ बिल्कुल लड़कों जैसी पर्सनैलिटी वाली है, लेकिन फिर भी उन तीनों के बीच इस तरह से खड़े होकर माया को यूथफुल फीलिंग आ रही होती है जिसे पता नहीं उसने कितने सालों से महसूस ही नहीं किया। अपनी पिछली लाइफ में अवस्थी फैमिली में वापस आ जाने के बाद माया ने सीधा मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था और उसके बाद बड़े ही हाई लेवल पर अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करने लग गए और अपनी उम्र से कई गुना ज्यादा बड़े लोगों के साथ काम करते करते हैं माया के पर्सनैलिटी में दृष्टिक चेंज आ गया था। उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया, पर इतना सब होने के बाद जब उसी के दूसरा मौका मिला है तब इसमें उसे हर वो चीजें एंजॉय करनी है जो कि उसने मिस की थी, जिसमें से एक ये यूथफुल फीलिंग भी है। कांची उन दोनों को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, अब जबकि तुम दोनों बिन बुलाए मेहमान आ गए हो, कोई काम करते हैं क्या कहती हो माया। उसकी बात सुनकर विधि का मुंह फूल जाता है और वो मुंह बनाते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। उनकी ऐसी हरकतें देखकर माया थोड़ा सा हंसती है तो कहती है, बिल्कुल, और आज की पार्टी मेरी। उसकी बात सुनकर कांची खुश हो जाती है, कहती है, बहुत अच्छे, फिर तो मैं 2 आइसक्रीम खाऊंगी। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती विधि उसे चिढ़ाते हुए कैसी है, बिल्कुल 2 क्यों 10 खाओ, लेकिन अपने कैपेसिटी मत बोलना, वरना पता चला पूरा हफ्ता बिस्तर पर सोकर बताना पड़ेगा और फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। उसकी बात सुनकर कांची गुस्से में आकर अपनी मुट्ठी से विधि को हल्का सा ठोकते हुए कहती है, तुमने क्या सबको अपनी तरह छुई मुई समझ के रखा है, बहुत स्ट्रांग हो मैं अंदर से। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगती है और बहस करते करते साथ में आगे बढ़ने लगती है। उन दोनों को इस तरह से बहस करता देखकर माया हंसने लगती है। दिव्या का हाथ पकड़कर उसे चलने का इशारा करती है। उन लोगों को गए हुए क्लास से अभी कुछ ही समय हुआ होता है कि क्लासरूम का दरवाजा खुल जाता और एक उबासी लेता हुआ हैंडसम सा लड़का, जिसकी शक्ल पर नींद और चिढ़ साफ साफ दिख रही थी, अंदर आ जाता है और पहले से उछल कूद कर रही क्लास अचानक से एकदम शांत हो जाती है। सब खाली उस आलसी लड़के को देख रहे होते हैं जो अपने कंधे पर एक ब्लैक कलर का बैग लटकाए अपनी पॉकेट में दूसरा हाथ डाले खिड़की के पास मौजूद अपनी सीट तक जा रहा होता है। लेकिन अचानक से चलते चलते क्रिश बीच में ही रुक जाता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगती है और उसकी नजर सिर्फ उसकी सीट पर रखे सामान पर रहती, जहां पर नासिक किताबें बल्कि एक पिंक कलर की बोतल जिसके ऊपर एक व्हाइट कलर की छोटे से बिल्ली के बच्चे की फोटो बनी रहती है रखी होती है। क्रिश कुछ समय के लिए उन सारी चीजों को देखता है, फिर बिल्कुल तेज आवाज में कहता है, 4 आंखों वाले इंचार्ज। वहीं पर अपनी सीट के नीचे छुपा हुआ एक लड़का ना चाहते हुए भी बाहर निकलता है और धीरे धीरे कदमों के साथ अपनी एक हाथ से अपने चश्मे को ठीक करते हुए क्रिश के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वैसे तो उसे ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई भी उसके चेहरे से साफ साफ बता सकता, लेकिन एक चीज जो वहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर होती है वो डर उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा होता है। क्रिश अपने सामने खड़े क्लास इंचार्ज को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर उस सामान की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जो कि किसी लड़की का दिखाई दे रहा होता है, ये सामान किसका है, मतलब मैं कुछ दिन क्लास में कह नहीं आया, तुम सब लोग मेरी वार्निंग भूल गए। उसकी बात सुनकर क्लास इंचार्ज डरते हुए कहता है, ऐसा नहीं है क्रिश, दरअसल ये सारा सामान एक ट्रांसफर स्टूडेंट का जिसने आज ही अपनी पहली क्लास अटेंड की है, उसे पता नहीं था तुम्हारे बारे में, मेरा मतलब है आपके बारे में। क्लास इंचार्ज को माया बड़ी प्यारी लगी थी, इसीलिए खुद की जान हलक में होने के बाद भी वो माया के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहता। लेकिन क्रिश, जिसकी लड़ना एकमात्र हॉबी है, अपने सामने रखे बेंच को एक जोरदार लात मारता है। बेंच के ठीक आगे एक चेयर रखी थी जो कि उसकी लात के फोर्स के कारण पलटकर गिर जाती है। उसके बाद क्लास में गूंजती है क्रिश की जोरदार आवाज, तुम सब इधर क्या देख रहे हो, सर्कस चल रहा है क्या। इसके बाद सुनकर उसकी तरफ देख रहे हैं क्लास के सारे बच्चे वापस अपना सर नीचे करके इधर उधर देखने लगते हैं। क्रिश क्लास इंचार्ज की तरफ देखते हुए कहता है, उसे नहीं पता था, तुम्हें तो पता था, मना नहीं कर सकते थे, मुंह में दही जमा रखी थी। क्लास इंचार्ज की उस अचानक से हुए हमले के कारण पहले से हालत खराब हो गई थी। आखिर लड़ाई झगड़े के मामले में क्रिश से वो कैसे जीत सकता था, मतलब उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हुई थी कि अगर क्रिश एक और बार किसी चीज को लात मारता
तो पक्का वो रोने लगता, इसीलिए क्रिश की बात का तुरंत जवाब देते हुए कि कहीं उसे फिर से गुस्सा ना आ जाए, क्लास इंचार्ज कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सारी गलती मेरी ही है, मैं अगली बार से ध्यान दूंगा। उसे तुरंत जवाब देता देखकर क्रिश अपना सर हिलाकर कहता है, अच्छी बात है। क्लास इंचार्ज को लगता है कि वो बच गया, इसीलिए वो वापस जाने लगता है, लेकिन फिर उसके कान में एक बार फिर से क्रिश की आवाज पड़ती, किधर चले, पहले सारा सामान डस्टबिन में फेंको ताकि मैं बैठ सकूं। चैप्टर 30 दिस वर्ल्ड इज क्रेजी। क्रिश की बात सुनकर 1 मिनट के लिए तो क्लास इंचार्ज को समझ ही नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। वही क्लास इंचार्ज को इस तरह से बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह स्टैचू पोजीशन में खड़ा देखकर क्रिश का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो अपनी मुट्ठी कसकर बांध लेता है। उसकी मूर्तियां इतनी कसकर बंधती है कि उनसे आवाज आने लगती है। उन आवाजों को सुनकर क्लास मॉनिटर को समझ में आ जाता है यह उसकी लास्ट वार्निंग है, और वो ना चाहते हुए भी माया का सामान उठाकर क्लास के कोने में रखे डस्टबिन में ले जाकर फेंक देता है। उस सामान को इस तरह से फेंका देखकर उसके दिमाग में सिर्फ माया का प्यारा सा चेहरा आता है। उसे इस समय क्रिश पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वही क्रिश को इन सब चीजों से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं था। इसीलिए वो अपना सामान अपनी सीट पर रखते हुए बिल्कुल आराम से एक चेयर पर बैठता है और अपने दोनों पैर बेंच के ऊपर रखकर पूरी क्लास की तरफ अपनी नजरें घुमाकर कहता है, तुम सबको मैं एक बात आज बहुत अच्छी तरह से बता देता हूँ, मेरी चीजों से और मेरी जगह से दूर रहना। उसकी आंखों में गुस्सा और आवाज में चिढ़ सब लोग साफ साफ महसूस कर पा रहे थे। आधे घंटे बाद माया, कांची और बाकी 2 क्लास में वापस आ गए। वो सब लोग माया की सीट की तरफ बढ़ रहे थे। क्लास में आते ही उन्हें पता नहीं क्यों लेकिन सबकी नजरें सिर्फ माया पर महसूस हो रही थी। वैसे तो यह कोई ज्यादा हैरान करने वाली बात नहीं थी, लेकिन जिस तरह से वो लोग देख रहे थे वो बात समझ में नहीं आ रही थी। सब माया की तरफ दया और सिंपैथी की भावना से देख रहे थे। उनमें से कई लोग जैसे कि कुछ कहना चाहते थे, लेकिन फिर अपना सिर घुमाकर दूसरे काम करने लग जा रहे थे। वही अपनी सीट पर अपने हाथों के बीच मुंह छिपाए क्लास इंचार्ज की हिम्मत नहीं हो रही थी क्यों माया की नजरों से मिले। उसके बगल में बैठा उसका दोस्त अपनी कोहनी से उसके पेट में हल्का सा मारते हुए माया की तरफ देखने को कहता है। माया इस समय अपनी सीट के सामने खड़ी रहती है, लेकिन एक काले रंग के बैग के अलावा उसे वहां अपना एक भी सामान दिखाई नहीं देता। माया इधर उधर देखती है, तभी उसकी नजर डस्टबिन के सामने पड़े एक चॉकलेट पर होती है, जो कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की मिल्क चॉकलेट होती है। माया तुरंत डर बढ़कर देखती है तो डस्टबिन के अंदर उसकी छोटे से किचन की फोटो वाली थर्मल बोतल और कई सारे चॉकलेट के पैकेट जो उसने अपने डिस्क के अंदर रखे थे डस्टबिन के अंदर दिखाई देते हैं। ये सब देखकर कांची और विधि सब कुछ समझ गई होती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ एक बार देखती है और फिर माया की तरफ देखती है, जो अपनी आंखें छोटी करके डस्टबिन में पड़े सामान की तरफ देख रही होती है। कांची गुस्से में अपने मुंह पर आए बालों को कान के पीछे करती है और चिढ़कर कहती है, इश्क क्रिश बिना हद कर रखी है सच्ची, आखिर ये समझता क्या है। विधि भी अपना सिर हिलाकर माया से कहती है, सच्ची इतना ज्यादा करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। माया की तरफ चिंता भरी नजरों से देखते हुए, लेकिन तू चिंता ना कर जाने दे, क्योंकि उस क्रिश से उलझना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। वैसे भी वो बातें कम करता है और लात गुस्से ज्यादा चलाता है। उनकी बात सुनकर माया अपना सिर हिलाती है और एक प्यारी सी स्माइल उन दोनों को पास करती है। फिर झुककर जैसे ही अपनी चीजें उठाने की कोशिश करती है, वहां पर क्लास मॉनिटर आ जाता है। उसकी आंखें इस समय बिल्कुल लाल हो गई होती है, जिसे देखकर कोई भी कह सकता है जैसे वो काफी टाइम से रो रहा। उसके बाल भी जो सुबह तक एकदम अच्छी तरह से बने हुए थे बिगड़ गए होते हैं, और वो माया की तरह अपनी नजरें झुकाए धीरे से नीचे झुककर उसका सामान हो जाता है और उसे देते हुए कहता है, माया प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ही था जैसे तुम्हारा सामान डस्टबिन में फेंका। उसकी हालत देखकर माया समझ गई थी कि यह सब उसने जानबूझकर नहीं किया, और उसे अब तक अंदाजा लग गया था कि यह सब किसने करवाया है। जितनी देर तक उसने विधि और कांची से बातें की, उसे सिर्फ इतना ही बताया गया कि उसे क्लास में 2 लोगों से कोसों दूर रहना है, एक क्रिश और दूसरी डिसिप्लिन कमेटी के प्रेसिडेंट, क्योंकि इन दोनों के अंदर ही ईगो कूट कूट कर भरा है और दोनों को ही दूसरे लोग इनसे उलझे ये पसंद नहीं है। क्रिश ज्यादा टाइम कॉलेज आता नहीं है और जितनी भी बार आता है किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा करता ही है। पढ़ाई लिखाई से कुछ खास मतलब नहीं है, बिल्कुल टिपिकल अमीर बाप की औलाद है। माया क्लास मॉनिटर की तरफ एक स्माइल पास करती है और कहती है, कोई बात नहीं, मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। उसके क्यूट से चेहरे पर उसकी स्माइल उसे बिल्कुल किसी परी की तरह बना रही थी। वही क्लास मॉनिटर की नजरों में तो माया पहले से ही परी बन चुकी थी। ज्यादातर टाइम अगर किसी लड़की को कोई लड़का परेशान करे तब रोना धोना
शुरू कर देती हैं। कितनी लड़कियां तो झगड़ा करने पर उतर आती हैं, लेकिन ऐसा पहली बार था कि किसी ने अपना सारा सामान डस्टबिन में फेंके जाने के बाद भी किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं किया। इसीलिए वो माया की तरफ अपना सिर झुकाते हुए एक बार फिर से माफी मांगता, लेकिन इस बार उसकी माफी में पहले की तरह वो घबराहट नहीं होती बल्कि सिंसियरिटी होती है। वो कहता है, थैंक यू माया, और सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा सामान इस तरह से गंदा हो गया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नई बोतल खरीदूंगा, बिल्कुल ऐसी ही सेम टू सेम। माया हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, ये सब करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम मुझे ये बताओ, आखिर मुझे क्रिश कहाँ मिल सकता है? उसकी बात सुनकर एक मिनट के लिए उस जगह पर पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। फिर कांची हकलाते हुए उससे पूछते हुए कहती है, कॉटन कैंडी? क्या क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम उस क्रिश से मिलने जा रही हो? माया मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, मुझे सिर्फ उससे कुछ बात करनी है। कांची कुछ देर सोचती है, फिर माया का हाथ पकड़ते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो मैं भी चलूंगी, हम लोग साथ में बात कर लेंगे। उसकी चिंता देखकर माया को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी यह उसके और क्रिश के बीच की बात थी। कांची को इंसान में फंसाने का उसका कोई मूड नहीं था, इसीलिए वो कहती है, नहीं नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे बस बता दो कि वो कहाँ मिलेगा, मैं खुद से बात कर लूंगी। ऐसा कहते हुए माया की आंखों में डिटर्मिनेशन साफ साफ झलक रही थी, जिसे देखकर कांची आगे कुछ नहीं कहती। वही क्लास मॉनिटर माया को देखते हुए कहता है, क्रिश इस समय छत पर होगा, ज्यादातर समय वो वही रहता है। उसकी बात सुनकर माया उसे थैंक यू कहती है और विधि कांची को आंखों से इशारा करके क्लासरूम से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद दिव्या टेंशन में पूछती है, नहीं, उस क्रिश ने माया के साथ कुछ किया तो? कांची वैसे तो उसकी आंखों में चिंता साफ साफ झलक रही होती है, लेकिन वो फिर भी दिव्या के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आखिर वो इतनी प्यारी कॉटन कैंडी जैसे लड़की को कैसे मार सकता है? अर्जुन इस समय अपने हाथ में कुछ किताबें लिए लाइब्रेरी से बाहर आ रहा था और फिरौन के दामों को लेकर सीधा अपने क्लास में जाने लगता है, क्योंकि लाइब्रेरी के बिल्कुल बगल में ही टेरेस पर जाने वाली सीढ़ी है, इसीलिए उसकी नजर ऊपर चल रही माया पर पड़ जाती है। रेड कलर का जैकेट देख कर ही अर्जुन पहचान जाता है कि वो माया है। उसे इस समय ऊपर अकेले जाता देखकर पता नहीं क्या, लेकिन अर्जुन को चिंता होने लगती है, इसीलिए वो जल्दी से किताबों के साथ ही माया की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसका रास्ता रोककर ब्लू कलर का वन पीस पहने लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अर्जुन का पूरा ध्यान माया पर रहता है, लेकिन अचानक से उस लड़की के आ जाने से माया कहीं गायब सी हो जाती है। अर्जुन फ्रस्ट्रेट होकर उस लड़की की तरफ देखता है और गुस्से भरी आवाज में कहता है, हटो मेरे सामने से। लड़की अपना सर उठाकर अर्जुन की तरफ देखती है। गोरी शक्ल, भूरी आंखें और वैसे ही बुरे लंबे घने बाल उस लड़की को एकदम अलग ही लुक दे रहे होते। वो लड़की बड़ी उम्मीद भरी नजरों से अर्जुन की तरफ देखती है। उसके गालों पर लाली छाने लगती है। एकदम धीमी और लड़खड़ाते आवाज वो अर्जुन से पूछती है, अर्जुन, वो मैं तुमसे कुछ कहना। लेकिन इससे पहले कि उसके बात पूरी होती है, अर्जुन अपने दांत पीते हुए उस लड़की से कहता है, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? हटो मेरे रास्ते से। पिछले एक हफ्ते में तीसरी बार तुम्हें कहा है स्टे अवे, लेकिन तुम्हें तो सुनाई नहीं पड़ता, इसीलिए इट्स योर प्रॉब्लम नॉट माइन। इतना कहकर अर्जुन पलटकर अपनी क्लास में जाने लगता है। वो लड़की अर्जुन की गुस्से भरी आवाज सुनकर वही बुद्ध बनी खड़ी रहती है। क्लास में जाते जाते अर्जुन एक बार पलटकर ऊपर छत की तरफ देखता है। डिसाइड कर लेता है कि इस बारे में उसे पता लगाना पड़ेगा, नहीं तो इस छोटी लड़की को इस कॉलेज के भेड़िए मिलकर परेशान करेंगे। लेकिन इन सब जल्दी में अर्जुन एक बात नोटिस करना भूल जाता है कि ना चाहते हुए भी ऐसे ना सिर्फ माया की चिंता होने लगती है। छत के ऊपर क्रिश अपने चेहरे पर गुस्सा लिए फोन पर किसी से बात करते हुए कह रहा होता है, क्रिश, मैं नहीं जानता कि तुम कैसे और किस तरह से उस अर्जुन के बच्चे को मेरे सामने आने वाले हो, लेकिन अगर वह मुझसे नहीं मिला ना तो तेरी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला है, इतना याद रखना। इतना कहकर क्रिश फोन कट कर देता है और गुस्से में अपनी फोन को जमीन पर पटकते हुए कहता है, अर्जुन, तूने मेरी बहन को इस तरह से रिजेक्ट करके एकदम सही नहीं किया। एक तो पता नहीं उसे तुझ में क्या दिखा जो पागलों की तरह पिछले एक हफ्ते से 2 बार ना सुनने के बाद भी तेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। वैसे भी तुझ में घमंड बहुत बढ़ गया है, बताना तो पड़ेगा तुझे क्या किया। फिर बॉस कौन है यहाँ का? क्रिश के मन में इस समय बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसकी इकलौती बहन पिछले एक हफ्ते में 2 बार अर्जुन को प्रपोज कर चुके थे और दोनों बार उसे बुरी तरह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। घर में भी सब कुछ खाना पीना छोड़कर खाली रोना धोना मचा रखा था और क्रिश ना चाहते हुए भी अपनी बहन के लिए अर्जुन से भिड़ने को तैयार हो गया था। गुस्से से भरा हुआ क्रिश छत के दरवाजे की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी दरवाजा खुल जाता है और दूसरी तरफ से एक रेड कलर का स्वेटर पहने, लंबे काले घने बाल और क्यूट सी शक्ल के साथ एक लड़की उसके नजरों के सामने आती है और उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। उसके दिल की धड़कन है 100 की रफ्तार से भागने लगती है। उसे अपने अंदर धक 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 धक
सुनाई दे रहा होता है। वो लड़की धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही होती है। उस लड़की की हाइट बहुत कम नहीं रहती, लेकिन फिर भी 5.12 सेंटीमीटर लंबे क्रिश के सामने 5 फुट 8 इंच की माया काफी छोटी नजर आती है। उसके चलने का स्टाइल, उसके करीने से सजाए गए बाल, सारी चीजें उसके आसपास के मजबूत करे को काम नहीं करते। क्रिश के मन में एक अजीब सा एहसास उभरने लगता है, लेकिन तभी प्यारी सी दिखने वाली लड़की अचानक से उसका हाथ पकड़ लेती है। आरा से अपने कंधे पर से उठाकर नीचे सीमेंट और पत्थर से बने फ्लो पर पटक देती है। अचानक से फ्लो पर गिरने के बाद क्रिश के बदन में एक तेज दर्द उठता है। हालांकि वो खुद को संभाल कर उठने की कोशिश करता है, पर तभी उसके कानों में उस लड़की की महीन आवाज पड़ती है। उम्मीद है ये सबक आगे चलकर तुम्हें अपनी क्लासमेट के साथ अच्छे से बता करना सिखा देगा। वैसे मेरा नाम माया है और मेरा आज है यहाँ ट्रांसफर हुआ है। जिसके बाद माया पलटकर वहां से चली जाती है। क्रिश वहीं जमीन पर बैठे बस से जाते हुए देख रहा होता है और इतनी छोटी सी लड़की को खुद से दुगने लड़के को उठाकर पटक देने वाली बात याद करके उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो।